अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। बच्चों, आज बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में। ग्राफ्स आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर ज़रूर देखे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने एक ग्राफ है जो कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2017 के फ़ाइनल का एक ग्राफ है, जहां पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर ओवर्स और वाई एक्सिस के ऊपर रन्स मेंशन हैं। इसके अलावा जो ग्राफ है आप ऐसा भी देख सकते हो जहां पर आपको पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ दिखाई जा रही है लास्ट 10 इयर्स की, और 2025 का एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ भी मौजूद है। या फिर ग्राफ इस किस्म के भी हो सकते हैं जैसे कि आपके सामने नज़र आ रहा है, जहां पर दिखाया जा रहा है कि कितने परसेंट यूज़र्स जो है वो कितना स्क्रीन टाइम पर डे यूज़ करते हैं, स्क्रीन टाइम लेते हैं, और टीनेजर्स 13 टू 18 ईयर्स, और ये 2019 और 2021 का डेटा है। तो कहने का मकसद ये है कि जो ग्राफ्स हैं वो आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अक्सर और बेशतर देखते रहते हैं, टीवी के ऊपर, किताबों के अंदर, पर एक्चुअली ग्राफ्स क्या होते हैं ये आज हम लोग समझने वाले हैं। देखो, ग्राफ्स जो है वो बेसिकली विजुअल्स हैं जो कि शो करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को शो करते हैं, एंड दे डिस्प्ले द डेटा इन ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू रिमेंबर फॉर्म। मेन बात यह है कि जो ग्राफ्स है वो डिस्प्ले करते हैं आसान तरीके से, और ऐसे तरीके से कि आपको याद रखना आसान हो और समझना आसान हो। जैसे कि इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाली लाइन ऊपर जा रही है ये एक्चुअली पाकिस्तान की बैटिंग को शो कर रही है, जहाँ पर पाकिस्तान का स्कोर आप देख सकते हैं 300 प्लस नज़र आ रहा है। और वहीं पर आप देखें जो इंडिया का स्कोर है वो बढ़ते तकरीबन समझ लें 27वें ओवर या 26वें ओवर के बाद से ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पर उसकी 4 विकेटें गिरी हैं। तो ज़्यादा कुछ तफसील बताए, हमने सिर्फ ग्राफ के ज़रिए इतना कुछ एक मैच के बारे में हासिल कर लिया। और यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन है, जो कि वाई एक्सिस के ऊपर रन्स लिखे हुए हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर ओवर्स लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो ओवर्स और रन्स के दरमियान का है। या जो हमने दूसरा ग्राफ देखा था जो कि जीडीपी ग्रोथ वाला था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो जीडीपी ग्रोथ लिखी हुई है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर के कितना परसेंट उसमें इंक्रीज़ आया पिछले साल के लिहाज से। ठीक है, जहाँ पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 2019 वो साल था जहाँ पर यहाँ पर ग्रोथ जो है वो 5.53% थी, लेकिन 2019 में इतनी कम हो गई थी ग्रोथ, और 2020 में तो हम नेगेटिव पर चले गए थे, 2021 में ही बहुत कम थी, और 22 के बाद से पिछले साल से जो जीडीपी है वो बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि बड़े ही अच्छे तरीके से कोई एक तफसीली ऐसे पढ़ने के बजाय हमने ग्राफ को देख के अंदाज़ा लगा लिया कि जीडीपी ग्रोथ ईयर के लिहाज से कितना परसेंट बढ़ रही है। या फिर हम जो स्क्रीन हमने देखी थी, स्क्रीन टाइम जो बता रहे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 40% जो यूज़र्स हैं जो कि जिनकी एज कितनी है 13 से 18 साल, 2021 में उनका स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है। पहले सिर्फ 30% थे जो कि 8 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेते थे डेली, बट अब आप देख सकते हैं कि 2021 में यही जो है वो 40% तक पहुँच गया। और अगर 2022 और 2023 का देखो तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इन दी एंड आप ये बात समझ गए कि ग्राफ हमें बड़े आसान तरीके से बहुत ही मुश्किल बात को समझाते हैं और उनको याद करना भी आसान हो जाता है। ग्राफ्स को समझने के लिए आपको ये दो बातें समझनी पड़ेंगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल किसे कहते हैं। देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि जिसको हम चेंज करते हैं इन एन एक्सपेरिमेंट। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बेसिकली हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। चाहे एक्सपेरिमेंट में चाहे स्टडी में हो, टू ऑब्जर्व द इफेक्ट इट हैज़ ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और फिर देखते हैं कि उसकी वजह से दूसरी चीज़ के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे हम टेम्परेचर को चेंज करके लेंथ के ऊपर इफेक्ट को देख सकते हैं, या हम पेंडुलम की लेंथ को चेंज करके टाइम पीरियड पे इफेक्ट देख सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम चेंज करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऐसा होता है कि जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं चेंज करने के लिए। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना।
यानी इंडिपेंडेंट को हम चेंज करते हैं और डिपेंडेंट जो है वो उसके लिहाज से बदलता रहता है। ये वो वेरिएबल होता है जिसको हम सोच रहे हैं कि हाँ भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो चेंज करेगा। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टेम्परेचर को चेंज करने से लंबाई चेंज होगी, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ पेंडुलम को चेंज करने से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चेंज होगा। तो ये सब कुछ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। दूसरी बात ये है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको हम प्रिडिक्टर वेरिएबल कहते हैं, उसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कहते हैं या इनपुट वेरिएबल, कि जिसको चेंज करके हम देख रहे होते हैं, प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि डिपेंडेंट में कुछ चेंज आएगा। जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल कहते हैं, जो कि रिस्पॉन्स करता है हमारे मैनिपुलेशन को, या आउटकम वेरिएबल कहते हैं या आउटपुट वेरिएबल कहते हैं। तो जो भी आप कहें, आप याद रखें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम चेंज करें वो इंडिपेंडेंट, और हमारे चेंज करने की वजह से जो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से चेंज हो जाए, उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अहम बात यह है कि ग्राफ्स को समझने के लिए कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, हमें उनको समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पर हमने क्या देखा था, यहाँ पर हमने देखा था जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो स्क्रीन टाइम है। ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्चुअली क्या है, वो स्क्रीन टाइम है। जबकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो यहाँ पर आप शेयर ऑफ यूज़र्स को देख सकते हैं। तो शेयर ऑफ यूज़र्स इंडिपेंडेंट थे और स्क्रीन टाइम जो है पर डे वो एक्चुअली डिपेंडेंट था। और इसी तरीके से हमारा ये वाला जो ग्राफ था उसमें एयर जो है वो हम चेंज कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और जीडीपी ऑटोमेटिकली एयर के लिहाज से चेंज हो रहा है। तो एयर्स आर इंडिपेंडेंट और जीडीपी ग्रोथ जो है वो डिपेंड करती है ऑन दी एयर। और इसी तरीके से जो ये वाला हमारे पास वार्म वाला ग्राफ था, वहाँ पर ओवर्स के लिहाज से रन्स चेंज हो रहे हैं, ना कि रन्स के लिहाज से ओवर्स। तो इसका मतलब ओवर्स जो है वो बन गई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और रन्स जो है वो बन गए डिपेंडेंट क्वांटिटी। मैं जनरल ग्राफ इसी वजह से दिखा रहा हूँ कि अभी हम साइंटिफिक ग्राफ्स को तो इतना नहीं पढ़ा हमने, लेकिन जनरल ग्राफ तो आप अपने इर्द गिर्द दिखते ही रहते हैं। ठीक है, अब पहले टाइप का ग्राफ है बेस्ट फिट लाइन ग्राफ्स। ये कैसे ग्राफ्स होते हैं? बेस्ट फिट लाइन ग्राफ्स की खास बात ये है कि ये ऐसे टाइप का ग्राफ है जहाँ पे हम यूटिलाइज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड इज़ यूज टू शो द जनरल ट्रेंड। देखो, अगर तो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ रहे हैं तो हम एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं किसी भी ग्राफ के ऊपर, लेकिन अगर स्कैटर्ड पॉइंट्स आ रहे हैं सारे के सारे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक जनरल ट्रेंड जो है उसको बनाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक ग्राफ है, जो कि मैं भी आपको पहले दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये वाला ग्राफ आ रहा है, इस ग्राफ पे आप देखो कि ये जितने भी पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं ये कोई एक स्ट्रेट लाइन में तो लाई नहीं कर रहे, बल्कि ये तो थोड़े से स्कैटर्ड लाई कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम इससे एक पैटर्न निकाल सकते हैं। वो पैटर्न कैसा होगा? वो पैटर्न हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन, जो कि आप देख सकते हो कि एक जनरल ट्रेंड को जाहिर कर रही है। ये एक जनरल ट्रेंड है जिसने हमें बताया कि हाँ भाई ऑलमोस्ट ये वाला एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो बेस्ट फिट लाइन ग्राफ्स की खास बात जो है, जो भी मैंने आपको समझाई, सबसे पहली बात यह है कि हम विजुअलाइज करते हैं रिलेशनशिप और जनरल ट्रेंड बताते हैं कि भाई एक्चुअली बढ़ रहा है ग्राफ, जो कि अभी पिछला वाला ग्राफ था। और इसी लिहाज से अगर इस बात को देखा जाए, जो बेस्ट फिट लाइन ग्राफ है उनमें हम एक लाइन बनाते हैं जिसको कहते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। ये इस तरीके से बनाई जाती है कि जो पैटर्न है, जो बेस्ट पैटर्न बन सकता है उस ग्राफ का, वो हमें नज़र आ जाए। इसी वजह से हमने देखा इस ग्राफ के ऊपर स्कैटर्ड तो नज़र आ रहे थे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो ग्राफ है वो बेसिकली कोल्ड ड्रिंक की सेल्स को जाहिर कर रहा है कि ये टेम्परेचर है नीचे, कि टेम्परेचर जितना बढ़ता चला जाता है उतना ही यहाँ पर सेल्स बढ़ती चली जाती है कोल्ड ड्रिंक्स की। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ग्राफ चल रहा है। लेकिन मेन पैटर्न हम क्या निकाल सकते हैं, मेन इस ग्राफ को देख के हम क्या बात समझ सकते हैं? वो बात हम ये समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है वैसे वैसे जो सेल्स हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। ठीक है, तो बेस्ट फिट लाइन ग्राफ के अंदर हम एक बेस्ट फिट लाइन बनाते हैं और वो यहाँ पर एक इंक्रीजिंग पैटर्न को जाहिर कर रही है। या यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर एजेस नज़र आ रहे हैं, ईयर्स, और वाई एक्सिस के अंदर आप डॉलर्स देख रहे हैं। यहाँ पर जाहिर कर रहा है कि एक गाड़ी जो आपने ख़रीदी थी वो जितने साल पुरानी होती चली जाती है तो उसके प्राइस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता रहता है। ये ग्राफ हमने बनाया है। तो वैसे तो बड़ा स्कैटर्ड सा है, लेकिन एक जनरल ट्रेंड आपको नज़र आ सकता है कि जैसे जैसे साल गुजरते रहते हैं वैसे वैसे जो प्राइस है उस पर्टिकुलर गाड़ी की वो कम होती रहती है। तो यहाँ पे जो हमें एक बेस्ट फिट लाइन नज़र आ रही है वो डिक्रीजिंग पैटर्न के अंदर नज़र आ रही है, जो कि हमने विजुअलाइज़ कर लिया एक जनरल ट्रेंड जो इस डेटा के अंदर नज़र आ रहा है कि वक्त के लिहाज से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है,
लेकिन एक्चुअली जो प्राइस है वो गिरती ही है। ठीक है, तो बेस्ट फिट लाइन ग्राफ का ये एक फ़ायदा होता है। एक और टाइप का ग्राफ है जो कि एरर बार कहलाता है। बेसिकली बार ग्राफ के अंदर ही बनाते हैं तो उसको एरर बार कहते हैं, और नाम से ही जाहिर है इसका काम क्या होगा। इसका काम होगा किसी भी डेटा के अंदर एरर को बताना। एरर बार्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं या वेरिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी है, कितना चेंज होने की काबिलियत है सेट ऑफ पॉइंट्स की। दे आर ऑफन यूज्ड इन साइंटिफिक प्लॉट्स टू इंडिकेट द प्रिसीशन। इससे हमें प्रिसीशन पता चलेगा कि कितना प्रिसाइज हमारा आंसर आ रहा है, कितना उसमें एरर ज़्यादा है या कितना उसमें एरर कम है। तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि एरर की ज़्यादती है या एरर जो है वो कम है किसी भी बार ग्राफ के अंदर, तो हम एक एरर बार बनाते हैं। एरर बार यूजुअली प्लॉट किए जाते हैं वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली लाइंस में, जो कि एक्सटेंड करती हैं फ्रॉम द डेटा पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। जो डेटा पॉइंट होता है वहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं, और जो लेंथ होती है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लेंथ है एरर बार की वो इंडिकेट करते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टिनिटी। वो बताते हैं कि कितना जो है वो एरर पाया जा रहा है या वेरिएबिलिटी पाई जा रही है डेटा के अंदर। यानी कि जितनी लंबी लाइन एक्सटेंड होती है एरर की, उतना ही ज़्यादा अनसर्टेन आंसर होता है, यानी कि उतना ज़्यादा उसमें एरर के चांसेस पाए जाते हैं। अच्छा, शॉर्टर बार इंडिकेट करते हैं ग्रेट प्रिसीशन। जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज है, अच्छा रिजल्ट है, जबकि लॉन्गर एरर बार जो है वो लेस प्रिसीशन को शो करेंगे, जो मैंने आपको अभी समझाया। अच्छा, एरर बार यूज़फुल होते हैं इंडिकेटिंग द रिलायबिलिटी। इनसे हमें रिलायबिलिटी का पता चलता है, एक्यूरेसी का पता चलता है, और अलाउ करते हैं रीडर को कि भाई वो जो रिज़ल्ट हैं वो कितने सिग्निफिकेंट हैं, यानी कि उनकी कितनी अहमियत है। अगर बहुत ही ज़्यादा एरर है तो इसका मतलब उनकी इतनी अहमियत नहीं है, और अगर एरर कम है इसका मतलब वो रिजल्ट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं। जैसे मिसाली तौर पे ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो है वो दो कैटेगरीज़ के अंदर है। वहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इस ग्राफ को पहले समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हमने एनिमल्स के नाम लिखे, कैट्स के, काउस के और डॉग्स के, ठीक है। और यहाँ पर हमने उनका मीन लिया हुआ है कि कितना जो है वो कितनी तादाद के अंदर पाए जाते हैं। तो कैट्स जो है वो डोमेस्टिक कम पाई जाती हैं और स्ट्रे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये जाहिर कर रही है कि आवारा बिल्लियाँ बहुत घूमती हैं, लेकिन घरों में पलने वाली बिल्लियाँ कम हैं। इस ग्राफ से ये जाहिर हो रहा है। तकरीबन यहाँ पे मीन में ये आ रहा है 38 समथिंग और ये आ रहा है 24 समथिंग। अच्छा, काउस के बारे में कह रहे हैं कि काउस डोमेस्टिकली ज़्यादा मिलेंगी आपको, 40% से ज़्यादा, और जो स्ट्रे होंगी वो कम मिलेंगी, यानी कि आवारा गायें घूमती हुई कम नज़र आएंगी, पली हुई ज़्यादा नज़र आएंगी। और डॉग्स के बारे में आ रहा है कि डॉग्स पले हुए बहुत कम नज़र आते हैं, लेकिन वो स्ट्रे यानी कि आवारा घूमते हुए ज़्यादा नज़र आते हैं, 60% से ज़्यादा या 60 से ज़्यादा। पर ये तो एक जनरल बार ग्राफ था। अब इसमें एरर कैसे निकालें। अब अगर मैं मीन निकालूं कि हाँ भाई कितना % एरर है या इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, तो हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर एक लाइन बनाते हैं जो कि डेटा से स्टार्ट होती है। ये आ गई, ये लाइन शो कर रही हैं कि हर एक वैल्यू के अंदर ऑलमोस्ट कितना एरर है। अब जैसे ये वाली जो लाइन है जहाँ पर बोल रहे हैं कि कैट्स जो है वो डोमेस्टिक होती हैं, तो उधर बहुत ही कम एरर पाया जा रहा है, जबकि स्ट्रे के अंदर एरर ज़्यादा पाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो डोमेस्टिक वाली लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज़ है, और ये वाली जो ब्लू वाली लाइन है ये काफ़ी मतलब लेस प्रिसाइज़ है, इसके अंदर एरर पाया जाता है। काउस को डोमेस्टिक बताने वाला जो डेटा हमने इकट्ठा करा उसमें कम एरर पाया जा रहा है, क्योंकि जो लाइन सी नज़र आ रही है एरर बार की वो बहुत छोटी सी है, यानी कि काफ़ी प्रिसाइज़ डेटा है। और ये भी काफ़ी प्रिसाइज़ डेटा है, यानी कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से शो किया जा रहा है कि काउस मेजॉरिटी डोमेस्टिक होती हैं और स्ट्रे कम पाई जाती हैं। डॉग्स के मामले में आप देखें कि स्ट्रे डॉग्स का जो हमने डेटा इकट्ठा करा वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एरर वाला है, क्योंकि उसमें एरर बार बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लंबा नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब इस डेटा के अंदर एरर पाया जा रहा है। तो ये जो लाइंस होती हैं बार ग्राफ के ऊपर अगर हम बनाते हैं तो ये एरर को शो करती हैं। और ये कैसे पता चलता है, हम अपने डेटा के अंदर अनसर्टिनिटी को कैलकुलेट करते हैं, जो कि अनसर्टिनिटी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कैलकुलेशन लेक्चर के अंदर। तो बहरहाल एरर ग्राफ जो है वो इस तरीके से एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक देखो आप, यहाँ पर जो है वो दिखाई जा रही है डाइट टाइप। एक्स एक्सिस के अंदर हमने डाइट को लिखा हुआ है और वाई एक्सिस के अंदर हमने दी हुई है सर्वाइवल। किस चीज़ का सर्वाइवल है कि कितना जो कीड़े लगते हैं ना सब्जियों के अंदर, तो उनका मीन सर्वाइवल कितना होता है परसेंटेज के अंदर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो 3 किस्म की डाइट्स लिखी हुई हैं, ब्रोकली लिखी हुई है, कैबेज लिखा हुआ है, वाइल्ड मस्टर्ड लिखा हुआ है, और इधर जो है वो उनकी प्यूपेशन परसेंटेज के अंदर दी हुई है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल होता है कीड़ों का वो आमतौर पे वाइल्ड मस्टर्ड के अंदर होता है, जो कि 85% से ऊपर है।
ब्रोकली के अंदर ऑलमोस्ट 80 को टच कर रहा है और कैबेज का 80 से कुछ कम है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, हमने डेटा इकट्ठा करा, उसके अंदर एरर के चांसेस हो सकते हैं। तो इसी के अंदर अगर हम अपनी अनसर्टिनिटी से एरर निकालते हैं कि भाई एरर कितना है, तो हम बार ग्राफ बनाएंगे, जिसमें आपको जाहिर होता हुआ नज़र आ रहा है कि ऑलमोस्ट जो एरर ग्राफ हैं वो तीनों के अंदर बराबर ही नज़र आ रहे हैं। तो ये जो लाइनें हम बनाते हैं ना, इन लाइनों को एरर बार कहते हैं। और जनरली अगर ये लाइनें नहीं बनाते तो जस्ट बार ग्राफ होता है। एरर बार हमें ये बताता है कि जो डेटा है वो कितना ज़्यादा प्रिसाइज है या उसमें कितना ज़्यादा एरर पाया जा रहा है। ठीक है जी, ये दो टाइप के एरर हो गए, दो टाइप के ग्राफ हो गए। आप समझ गए कि एरर बार क्या है और आप ये भी समझ गए कि किस तरीके से वर्क करता है बेस्ट फिट लाइन ग्राफ। ठीक है जी। और एक और बड़ी अहम चीज़ हमें समझनी थी आज के लेक्चर के अंदर, वो है एक्स्ट्रापोलेशन, जो कि एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करती है ऑब्जर्व डेटा टू एस्टिमेट वैल्यूज़ बियॉन्ड द रेंज ऑफ द डेटा दैट वाज कलेक्टेड। भाई मैंने एक ग्राफ बनाया, उसमें मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया एक ख़ास लिमिट तक का, लेकिन अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूँ कि अगर वही डेटा ज़्यादा हो जाता, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम ज़्यादा कलेक्ट करते, तो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर फ़र्क पड़ता, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे मिसाल के तौर पे हमने जीडीपी 2023 तक की तो निकाल ली थी उस ग्राफ के अंदर, पर 25 को हमने प्रिडिक्ट किया था। पर कैसे प्रिडिक्ट करा? विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन। तो एक्स्ट्रापोलेशन के ज़रिए हम प्रिडिक्ट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं जो डेटा होता है जो हम ऑब्ज़र्व कर चुके होते हैं, उसी के बेसिस के ऊपर कि इन फ्यूचर क्या हो सकता है, या अगर मैं इंडिपेंडेंट डेटा को थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो क्या रिज़ल्ट मिल सकता था। ठीक है, दूसरे वर्ड्स के अंदर वही हो गया कि भाई हम प्रेडिक्शन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं अबाउट फ्यूचर या अनसीन डेटा या अनसीन ट्रेंड्स या पैटर्न इन द एग्जिस्टिंग डेटा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टेम्परेचर लिया और वाई एक्सिस के ऊपर हमने वॉल्यूम को प्लॉट करा, और 3 गैसेस के ऊपर प्रैक्टिकल करा, नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर और एर्गन के ऊपर। और हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे इन गैसेस का वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाता है। टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा। ये देखो टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़ता चला जाता है। लेकिन ये जो आंसर आ रहा है ये ज़ीरो यहाँ तक आ रहा है। देखो कितना डिग्री हो जाएगा ये अगर ज़ीरो वाली लाइन पर आ रहा है तो उसका मतलब ज़ीरो पर आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ रहा है। पर अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि नहीं यार वॉल्यूम इससे कम कब हो सकता है, जैसे ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर आकर रुक गया, यहाँ पे आकर रुक गया, यहाँ पे, लेकिन अगर मैं नेगेटिव में ले जाना चाहूँ कि यार नेगेटिव में चेक करते हैं कि कहाँ पे क्या आंसर आ रहा है। ये तो 400 है, लेकिन 200 पर क्या आंसर आ सकता है, 100 पर क्या आंसर आ सकता है, तो हम इसको इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ एक्स्ट्रापोलेट करेंगे। जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो आप देखिएगा कि हमारे पास एक ग्राफ आएगा जो कि चार्ल्स लॉ का ग्राफ है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है वो 400 केल्विन था। ठीक है, हम 200 पर गए और हमने देखा 0 केल्विन पे क्या आंसर आ रहा है। तो ये जो रीजन आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ भी है, ये एक्स्ट्रापोलेटेड रीजन है। इस रीजन को हमने प्रिडिक्ट करा क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं करा था, डेटा सिर्फ यहाँ तक का था, लेकिन हमने क्या करा, हमने इसी लाइन के ऊपर स्केल रख के इसको आगे बढ़ाया और देखा कि कहाँ पे जाके 0 को कोइंसाइड करेगा। तो पता चला कि जहाँ पर टेम्परेचर 0 हो जाता है वहाँ पे वॉल्यूम भी 0 हो जाता है, क्योंकि लाइन जो है वो टच करना शुरू हो जाती हैं एक्स एक्सिस को। तो बेसिकली ये चार्ल्स लॉ का ग्राफ है जो कि आप लोग समझेंगे केमिस्ट्री के अंदर भी, और आपको समझ में आएगा कि भाई जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाता है तो गैस का वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। पर ये हमने प्रैक्टिकली आज तक अचीव नहीं करा, ये हमने एक्स्ट्रापोलेट करा, यानी कि जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ था उसकी मदद से हमने एस्टिमेट करा, प्रिडिक्ट करा कि 0 केल्विन पर क्या आंसर आ सकता है। या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 2024 तक का डेटा तो हमारे पास था, पर हमने 25 का कैसे प्लॉट कर लिया। वो ऐसे प्लॉट करा कि हमने देखा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, 4.05, 4.52, 5, ठीक है, और उसके बाद अब हमने उसी को एस्टिमेट करा कि अब 2025 में 5.02 हो जाएगी। हालांकि ज़रूरी नहीं है 25 में ऐसी ग्रोथ हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ जो है हमारे ट्रेंड के मुताबिक, हमारे डेटा के मुताबिक इतनी एक्स्ट्रापोलेट हो सकती है 2025 में। ठीक है जी, तो ये थे वो ग्राफ्स जो कि हमने समझने थे। हमने ग्राफ को समझा, ग्राफ्स के वेरिएबल्स को समझा, उनके टाइप्स को समझा और आखिर में एक्स्ट्रापोलेशन को समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।